अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो लेक्चर हमारा है वो स्ट्रैबिस्मस पे या स्क्विंट पे है। थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों को मेरी बात सुनने में, ज़रा गला बैठा हुआ है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट में जाने से पहले, स्क्विंट इज़ डेफिनेटली डिफाइन एज द डेविएशन ऑफ आइज़, चाहे वो अप, चाहे वो डाउन, चाहे वो लेफ़्ट, चाहे वो राइट, मतलब या तो आउटवर्ड या इनवर्ड बनाते हैं। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्विंट क्या होती है और कहना चाहिए कि किस कंडीशन में कैसा नज़र आएगा, वो बात की बात है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मल हमारे पास जो आई के मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हमारे पास सुपीरियर रेक्टस, सपोज दिस वन इज़ नोज, दिस वन इज़ आई अगेन, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस। ठीक है, अच्छा इसके बाद जनाब जो इनकी सीक्वेंस होती है वो, अच्छा उसके बाद हमारे पास फिर इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लिक इसके बिल्कुल नीचे होगा इन्फीरियर ऑब्लिक, और सुपीरियर ऑब्लिक भी आके हमारे पास इनकी टॉर्शनल मूवमेंट करता है। टॉर्शनल मूवमेंट क्या होती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। भी सपोज ये हमारे पास राइट आई है, ये हमारे पास अभी लेफ्ट आई है। पहले हम सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ मसल्स देख रहे हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, इसका मीडियल ये था, इसका मीडियल ये था, इसका लेटरल रेक्टस ये था, और यहाँ पर कहीं हमारे पास आके इन्फीरियर सुपीरियर ऑब्लिक लग रहे होते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास मसल की जो नर्व सप्लाई है वो आप लोगों को पता है कि एक मशहूर फार्मूला है SO4 LR6O3, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व, लेटरल रेक्टस सप्लाइड बाय सिक्स नर्व, और बाकी सारे मसल्स थर्ड नर्व से सप्लाई होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, योक मसल्स आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जनाब एंटागनिस्ट मसल्स आते हैं, एगोनिस्ट मसल आते हैं। ठीक है, कौन कौन से मसल हैं, एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट और योक मसल। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक फॉर्मूला होता है हेरिंग्स लॉ, और दूसरा होता है जनाब शेरिंगटन्स लॉ। शेरिंगटन्स लॉ स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा। अच्छा, अब एगोनिस्ट मसल क्या है, सपोज ये एक आंख है, इस आंख ने राइट साइड पे देखना है, सही। राइट साइड पे देखने के लिए लेटरल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सही। चलो मैं यहां से हट के यहां आ जाता हूं क्योंकि मैंने सारी चीजें लिख दी है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट आई की। सपोज लेफ्ट आई की बात करते हैं, लेफ्ट आई को हमने लेफ्ट की तरफ मूव करना है। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे अपने लेफ्ट आई को यहां मूव करना है, तो मेरा इस साइड का लेटरल रेक्टस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरी आंख यूं करके इस तरफ जाएगी, दैट इज माय मेन मसल। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका ये वाला मसल जो होगा, ठीक है, ये होगा मीडियल रेक्टस, दैट इज इट्स एंटागनिस्ट मसल, मतलब उसका अपोजिट मसल। एगोनिस्ट मसल उसका अपोजिट एंटागनिस्ट मसल। एगोनिस्ट मसल आंख को ऊपर ले जाने के लिए, इंफीरियर रेक्टस का एंटागनिस्ट मसल, अपोजिट मसल। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मसल रिलैक्स करेगा, सही। अगर आंख को एक डायरेक्शन में मूव करना है तो मेन एगोनिस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और एंटागनिस्ट मसल को रिलैक्स करना है। तो यहां पर एक लॉ अप्लाई हो सकता है जिसे हम शेरिंगटन्स लॉ कहते हैं। यानी अगर एक इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेटरल रेक्टस को जा रही है, दैट इज द इंफॉर्मेशन टू कॉन्ट्रैक्ट अ मसल एंड मूव आई टू लेफ्ट साइड, तो इक्वल वैसी इंफॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन की मीडियल रेक्टस को जाएगी। यहां कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है। तो शेरिंगटन्स लॉ ये कहता है कि एगोनिस्ट को जाएगी सेम इंफॉर्मेशन और एंटागोनिस्ट को जाएगी उसी वक्त इंफॉर्मेशन कि भाई तुमने अपोजिट एक्शन करना है, सही। उसके बाद जनाब अगर हम इस आंख को देखें, ऐसा तो जरा मुश्किल है ना कि मैं लेफ्ट आई यहां ले जाऊं, राइट आई वहीं रखी रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेफ्ट आई यहां जाएगी, राइट आई भी साथ जाएगी। अब अगर मेरी लेफ्ट आई यहां जा रही है, इसका मतलब लेटरल रेक्टस मेरा एगोनिस्ट मसल हो गया, यानी लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस, और लेफ्ट आई का मीडियल रेक्टस क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट मसल, सही। अब मीडियल रेक्टस राइट आई का आंख को जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएगा,
ठीक है ना। हमारे पूरे 4 के 4 मसल इन्वॉल्व होने, दोनों आंख के एक एक मसल, दोनों आंख के दो दो मसल्स, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो बेटा ये वाला मसल जो मेन मसल के साथ काम कर रहा है इसको हम कहते हैं योक मसल। ठीक है, इसको इस तरह देखो, यो मैन, तुम मेरा दोस्त हो ना, तो बस समझो जिसका दोस्त वही है, इस तरह से याद रखो कि एगोनिस्ट का जो साथ दे रहा होगा वो योक मसल होगा। ठीक है, और योक का एंटागोनिस्ट हमारे पास लैटरल रेक्टस हो सकता है। ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूं, सपोज लेफ्ट आई को लेफ्ट मूव करना है, इसके लिए मैं यहां खड़ा हूं, लेफ्ट आई को लेफ्ट मूव करना है तो लैटरल रेक्टस पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। लैटरल रेक्टस मेरा एगोनिस्ट हो गया, यहां चला गया। एगोनिस्ट का एंटागोनिस्ट मसल कौन सा होगा? मीडियल रेक्टस, लेफ्ट आई का। ठीक, इसको ब्रेन से सेम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सेम से मुराद एक सेम टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुमने इनहिबिट होना है, तुमने रिलैक्स होना है। इस लॉ को हम कहते हैं शेरिंगटन्स लॉ। इसका फॉर्मूला बताता हूं लेकिन पहले पढ़ लें। ठीक है, इसका मसल जो लैटरल रेक्टस है लैटरल रेक्टस का जो होगा वो अब जो साथ उसके काम करेगा इस आंख का, क्योंकि इस आई को मूव करना है तो इसको भी यहां मूव कर रहा है, तो लैटरल रेक्टस साथ मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दोनों आंखें साथ मूव करेंगी। तो इस आंख का लैटरल रेक्टस, इस आंख का मीडियल रेक्टस, ये हो गया इसका योक मसल। अब ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा लैटरल रेक्टस को और योक मसल को, दोनों को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट साइड पे। इसे कहते हैं हेरिंग्स लॉ। ठीक है जनाब, तो दोबारा बता रहा हूं, शेरिंगटन लॉ होता है सेम आई के लिए। ये इसका फॉर्मूला है कि देखो शेरिंगटन स्टार्ट होता है एस से, तो ये हो गया सेम आई। अब सेम आई क्या होगा? मिसाल के तौर पर दोबारा बना रहा हूं, लैटरल रेक्टस के साथ सेम आई का मसल होगा मीडियल रेक्टस, तो अपोजिट इंफॉर्मेशन गोस टू एंटागनिस्ट मसल। और हेरिंग्स लॉ होता है बेटा, उर्दू में याद रखो, हर आंख को, हर उर्दू, ये लड़की वाला हर नहीं है, समझ में आ गई, ये उर्दू वाला हर है, मतलब हर आंख को, ये इस आंख को भी, इस आंख को भी। तो हेरिंग्स लॉ कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इस आंख को भी जाएगी और इस आंख को भी, हर आंख को जाएगी, लेकिन मेन मसल के साथ काम करने वाले को, इसको हम कहते हैं, इसका योक मसल हो गया। सही। एगोनिस्ट मसल क्या होता है? सपोज आंख ऊपर जाएगी, सपोज आंख ऊपर जाएगी, तो आंख को ऊपर ले जाने के लिए अकेला सुपीरियर रेक्टस काम नहीं करता, आंख को ऊपर ले जाने के लिए इसके साथ इंफीरियर ऑब्लिक भी काम करता है। तो इंफीरियर ऑब्लिक इसका जो होता है क्या हो जाएगा? वो एगोनिस्ट मसल हो जाएगा। ठीक है जनाब, सिनर्जिस्ट मसल, सॉरी, बस ये याद रखिएगा, मोटी मोटी बातें। एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, शेरिंगटन लॉ क्या होता है, और जनाब हेरिंग्स लॉ क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो होता है वो क्या होता है जनाब? स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट हमारे पास क्यों हो रहा है? अच्छा, स्क्विंट में मोटी मोटी टर्म्स याद रख लें पहले। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आंख रही, ठीक है, आंख ऊपर जाएगी, आंख नीचे आएगी, आंख बाहर जाएगी, सॉरी आंख अंदर जाएगी या आंख बाहर जाएगी। सपोज दिस इज नोज, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर, इसको हम कहते हैं हाइपो, इसको हम कहते हैं एक्सो, इसको हम कहते हैं ईजो। मैंने अभी ट्रोपिया और फोरिया नहीं कहा है, ट्रोपिया और फोरिया नहीं कहा। अगर ये ग्रीन से अच्छा नजर नहीं आ रहा तो दिस इज ईजो, दिस इज एक्सो। ट्रोपिया का मतलब होता है कि आप किसी पेशेंट को देखें और ऑलरेडी आंख बाहर है, इसे कहते हैं मैनिफेस्ट, मतलब वो नजर आ रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट स्क्विंट, मैनिफेस्ट स्क्विंट जो होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ट्रोपिया। अब अगर आंख मैनिफेस्ट, आंख बिल्कुल बाहर निकली हुई है, सपोज आंख बाहर आई हुई है, दिस इज एक्सोट्रोपिया, दिस इज ईजोट्रोपिया, दिस इज हाइपरट्रोपिया, दिस इज हाइपोट्रोपिया। ये है मैनिफेस्ट के लिए। फिर होता है जनाब लेटेंट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, यानी जब हम एक आंख को कवर करेंगे और जब इसको हटाएंगे
तो फिर हम देखेंगे कि जब हमने हाथ हटाया था तो आंख बाहर थी या अंदर थी। अगर हाँ आंख कवर करने के बाद, कवर हमने किया और फिर हमने हाथ हटाया, आंख बाहर थी अंदर आ गई, तो हम उसको कहेंगे एक्सोफोरिया। हमने कवर हटाया और आंख अंदर थी नाक की तरफ और फिर सेंटर में आई, दिस इज ईजोफोरिया। नीचे थी ऊपर आई, हाइपोफोरिया। ऊपर थी नीचे आई तो हाइपरफोरिया। मैनिफेस्ट मतलब मैं बैठा हुआ हूं और किसी की एक आंख सेंटर है, एक बाहर की तरफ गई हुई है, दिस इज नोन एज, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ट्रोपिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और फोरिया क्या होता है आपको इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको याद रखनी। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन या पार्ट या चैप्टर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, तो लिहाजा इसमें आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको फिर समझना थोड़ा सा, समझ तो आप लेंगे, काबिल लोग हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपके पास और बहुत चीज़ें हैं। इसमें से आपके 3-4 MCQ आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, कोई एक आपके पास स्लाइड आ जाएगी, बाकी भी आनी है। ठीक, सपोज ये आंख बनी हुई है, ये नाक बनी हुई है, अब इस पेशेंट की एक आंख यहां है, एक आंख सेंटर है, तो ये क्या हो गया बेटा, गुड, दिस इज पहली बात, ये मैनिफेस्ट है, ये लेटेंट नहीं है, तो इसमें लफ्ज इस्तेमाल होगा ट्रोपिया। आंख बाहर है तो क्या हो जाएगा जनाब, एक्सोट्रोपिया। ठीक है, यही आंख अंदर आ गई, अब क्या हो गया, ईजोट्रोपिया। यही आंख ऊपर चली गई, हाइपरट्रोपिया। यही आंख नीचे आ गई, हाइपोट्रोपिया। ठीक है जनाब, ये आपके सारे डिफरेंट डेविएशंस हो गई। उसके अलावा अगर हमने हाथ रखा था यहां पे आंख के सामने, हाथ हटाया और आंख बाहर थी, यूं थी आंख, हमने जैसे ही हाथ हटाया टक करके आंख अंदर आ गई, तो स्टार्ट में कहां थी, बाहर थी, एक्सोफोरिया। ये हो गया लेटेंट, छुपा हुआ। जब हमने दोनों आंख का फ्यूजन विजन बंद किया तो वो सामने आया, दिस इज नोन एज लेटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये वो डेफिनेशंस हो गई। ठीक, इसके बाद हमारे पास होता है जनाब टाइप ऑफ स्क्विंट, मतलब हमारे पास पैरालिसिस ऑफ मसल्स की वजह से हो सकता है, नर्व्स डैमेज की वजह से हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है, या हमारे पास एक एकोमोडेटिव होता है। देखो ये हमारे पास आंख बनी हुई, ठीक है, इस आंख का लेटरल रेक्टस की हम बात करते हैं, बहुत आसान होता है इसलिए हम इसको आराम से पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। लेटरल रेक्टस का ये तो हो गया मसल, ठीक है, फिर लेटरल रेक्टस के पास आ गई एक नर्व, सही है, तो या तो हमारे पास नर्व डैमेज है, दैट इज लेटरल रेक्टस को सप्लाई करने वाली LR6, ठीक है ना, एबड्यूसेंट नर्व। एबड्यूसेंट नर्व अगर डैमेज होती है तो क्या होगा, लेटरल रेक्टस का काम क्या है, आंख को बाहर ले जाना, आंख बाहर नहीं होगी, आंख अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर तो लेटरल रेक्टस, मैं फिर कह रहा हूं, लेटरल रेक्टस की सप्लाई करने वाली नर्व डैमेज हो गई, सिक्स्थ नर्व डैमेज हो गई, अब लेटरल रेक्टस आंख को बाहर लेके नहीं आएगा, मीडियल रेक्टस आंख को पुल करके रखेगा। अब मीडियल रेक्टस ने पुल कर लिया, लेटरल रेक्टस खींचने वाला काम ही नहीं कर रहा, तो आंख अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये नर्व डैमेज हो गया या मसल डैमेज हो गया। मसल डैमेज क्यों हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, ठीक है, सर्जरीज के बाद हो सकता है, या फिर हमारे पास इसके अलावा आंख अंदर क्यों आ सकती है, इसके अलावा आंख हमारे पास जो मशहूर व मारूफ होता है उसको हम पढ़ते हैं एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। मैं डायरेक्ट आना इस पे चाह रहा था लेकिन मैंने कहा कि आपको ओवरव्यू इसका दे दूं कि यस, नर्व डैमेज कैन लीड टू स्क्विंट और मसल डैमेज कैन लीड टू स्क्विंट, और एक हमारे पास एकोमोडेशन का होता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको हम पढ़ते थे नियर रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी थोड़ा पॉज लेते हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद पे ज्वाइन करता हूं।
अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये था कि स्क्विंट हमारे पास आंख जो है वो लेफ्ट या राइट, जो इनफैक्ट इनवर्ट जो हम बात कर रहे थे कि आंख ईजोट्रोपिया हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? मसल डैमेज था, नर्व डैमेज था, या एक नया फिनोमेना, नया तो नहीं, इनफैक्ट एक अलग एंटिटी है दैट इज नोन एज एकॉमोडेटिव ईजोट्रोपिया। ये क्या फिनोमेना है? इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नियर रिस्पॉन्स। नियर रिस्पॉन्स ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख के करीब आता है तो हमारी आंख के अंदर 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। ये नाक है, ठीक है, ये आंख रही, ये आंख रही, सही। जब कोई ऑब्जेक्ट आंख के करीब आएगा तो दोनों आंखें अंदर की तरफ आएंगी, दैट इज मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। जो करते हैं ना यूं करके आंख देखो, आंख अंदर आ जाती है, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंस। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, प्यूपल छोटे होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज मियोसिस, ठीक है। स्टेप नंबर 3, मुझे देख लो माइक, हाँ माइक चल रहा है, हाँ। स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और एकोमोडेशन बढ़ती है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक्चुअली सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, इसको अगर हम इस तरह याद रखें कि अगर सपोज मैं लेंस हूं, सही, मेरी बॉडी पूरी लेंस है और ये मेरे हाथ जो है ना ये पूरे जोन्यूल्स हैं, और ये जो मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ, जो छत है, जो लोग इस रूम में आ चुके हैं वो जानते हैं कि बिल्कुल मेरा हाथ यहाँ पे लग रहा होगा। इट्स अ कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये एक पूरा सर्कुलर पैटर्न में हमारे पास समझो एक मसल जा रहा है, आई एम लेंस, और जनाब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे हाथ क्या हैं, ये जोन्यूल्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आंख के अंदर जो मसल्स हैं वो हमारे सर्कुलरली अरेंज हैं, ठीक है। अब मैं पिक्चर में तुम्हें बेटा आप लोगों को करके दिखाता हूं। ये सिलियरी मसल्स हैं, ये लेंस है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है। सिलियरी मसल में फिर कह रहा हूं सर्कुलर पैटर्न में। अब सर्कुलर मसल कौन कौन से हैं जनाब? ईसोफेगस के मसल, एनल स्फिंक्टर के मसल, यूरिनरीज, वो जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं यूरेथ्रा के वो सारे गोल सर्कुलर मसल हैं। यानी अगर कोई मसल ऐसा है और मैं बोलूं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका ल्यूमन साइज, उसका डिस्टेंस, उसका रेडियस कम हो जाएगा। सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। रेडियल मसल्स होते हैं उसके आरिस के अंदर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिलियरी मसल्स की बात कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। सिलियरी मसल्स ये रहे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो जोन्यूल्स का जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक लेंस का, वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। अगली पिक्चर क्या हो जाएगी, सिलियरी मसल्स यहां जाएंगे और इनका जोन्यूल जो है उसका इतने के बजाय वो जोन्यूल इतना हो जाएगा। अब मैं आपको करके बता रहा हूं, सपोज मैं एक लेंस हूं, ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स हैं, सिलियरी मसल्स पूरे ऑल टुगेदर रन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वक्त लेंस जो है, बेसिकली लेंस की शक्ल क्या होती है, आपने पढ़ा है, लेंस इज अ बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। जब सस्पेंसिव लिगामेंट से खींच के रखते हैं ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सा होता है, ठीक है। जैसे ही सस्पेंसरी लिगामेंट का प्रेशर लेंस पे खत्म हो जाएगा तो लेंस विल एक्वायर अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर और शेप, गोल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब वो लेंस यूं था, यूं, ठीक है, दिस बाय कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, जोन्यूल का प्रेशर था, जोन्यूल का प्रेशर हटा, लेंस पुड़क करके गोल हो गया, दैट इज अ ग्लोब्यूलर लेंस, ठीक है। उसकी फोकसिंग पावर लेंस की बढ़ जाती है, कोई भी सरफेस की स्फेरिकल नेचर बढ़ जाएगी, स्फेरिसिटी बढ़ जाएगी, गोल बढ़ जाएगी, गोलाई बढ़ जाएगी, उसकी फोकसिंग पावर बढ़ जाती है। अब ये थे जनाब सिलियरी मसल्स, मैं हूं, ये मेरे हाथ जोन्यूल्स, मेरी बॉडी जो है थॉरैक्स है, वो समझे आप क्या हो गया, और टांगे मेरी क्या हो जाएंगी, अब फिर सस्पेंसिव लिगामेंट हो जाएंगी। तो अगर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ल्यूमन साइज छोटा हो जाएगा, यानी सिलियरी मसल्स नीचे आ जाएंगे। जब ये नीचे आएंगे सस्पेंसरी लिगामेंट का प्रेशर लेंस पे कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इंस्टेड ऑफ दिस लेंस विल एक्वायर इट्स ग्लोब्यूलर शेप। सस्पेंसरी लिगामेंट का प्रेशर कम हुआ,
ल्यूमन छोटा हुआ और लेंस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के आ गया। जब ग्लोबुलर का हो जाएगा उसकी फोकसिंग पावर बढ़ जाएगी एंड दिस इज नोन एज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नियर रिस्पॉन्स में हमने क्या कहा था, कन्वर्जेंस थी जो मिट गया है, मियोसिस है, और तीसरा फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, एकोमोडेशन। अब सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा, उसका रिफ्रैक्टिव एरर ऐसा है कि ही और शी कैन नॉट बी एबल टू सी समथिंग विच इज क्लोजर टू इट। ठीक है, उसके रिफ्रैक्टिव एरर को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मैं आपको पूरा वो रिफ्रैक्टिव एरर भी बताता हूं, इसमें जल्दी नहीं करिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए। ये कॉर्निया है, ये लेंस है, ये रेटिना है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, मायोपिया में इमेज क्या बनता है, सामने, हाइपरमेट्रोपिया में क्या बनता है, पीछे। अब लेंस जो था वो जनाब ऐसा था, क्योंकि सस्पेंसिव लिगामेंट जो थे उनका प्रेशर लेंस से पड़ा हुआ था, लेंस बिल्कुल खिंचा हुआ था। ठीक है, और लाइट कहां फोकस हो रही थी हाइपरमेट्रोपिया में, बिहाइंड द रेटिना। एक्चुअल इमेज कहां गिराना है हमने, रेटिना पे। अब सस्पेंसिव लिगामेंट का प्रेशर कम हुआ जब सिलियरी मसल्स यहां से यहां पर आ गए, उनका रेडियस कम हो गया, सस्पेंसिव लिगामेंट का प्रेशर कम हुआ और लेंस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को आ गया। अब जनाब इसकी फोकसिंग पावर बढ़ गई और ये यहां से खिंच के यहां आ गया। अगर तो रिफ्रैक्टिव एरर छोटा है, हो सकता है कि वो यहां से यहां ले आए, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव ज्यादा है तो यहां तक आएगा, इसके आगे आएगा ही नहीं। अब क्या होगा, अब एक याद रखिए, समझे, जैसे हम मैकडॉनल्ड, अब आजकल तो मैकडॉनल्ड नहीं जाना चाहिए, किसी और आप डील लेने जाते हैं, किसी और की डील मंगाते हैं, वो कहता है जी एक मैं आपको बर्गर दूंगा, ठीक है, एक मैं आपको पेप्सी दूंगा और एक मैं आपको रेगुलर फ्राइज दूंगा। अगर आप मिसाल के तौर पे 450 रुपये देते हैं, दैट्स अ डील। ठीक है, बर्गर मिलेगा, पेप्सी मिलेगी, या सॉरी आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, चलिए आसान लफ्ज़ों में ले लीजिए, या आपको क्या मिल जाएगा, और साथ में एक रेगुलर फ्राइज। अगर सपोज उनके पास कोल्ड ड्रिंक ना हो, आपने उनको जनाब एक ऑर्डर दिया, उन्होंने आपको एक बर्गर दिया, उन्होंने आपको फ्राइज दी, उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी मेरे पास इस वक्त कोल्ड ड्रिंक सर्व करने को नहीं। आप कहें नहीं भी एक और ऑर्डर करो, वो एक और ऑर्डर करेगा, आपके पास 2 बर्गर्स आ जाएंगे, आपके पास 2 फ्राइज आ जाएंगे, अगेन यू डोंट हैव ड्रिंक टू हैव। ठीक है, उसके मैंने कहा मैं तीसरी करता हूं, भाई मैं तो दे रहा हूं, मुझे चाहिए भाई, मैंने अपनी एकोमोडेशन, सपोज दिस इज एकोमोडेशन एंड दिस होल इज नियर रिस्पॉन्स, मुझे नियर रिस्पॉन्स बढ़ानी है, मुझे अकोमोडेशन चाहिए 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 इन फॉर्म ऑफ पानी, इन फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी। मैं बर्गर बढ़ा रहा हूं और फ्राइज बढ़ा रहा हूं। बर्गर इज व्हाट, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस बढ़ी जा रही है, और फ्राइज इज व्हाट, मियोसिस। तो पेशेंट की स्क्विंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी उसकी कन्वर्जेंस बढ़ती चली जाएगी, मगर उसकी एकोमोडेशन जो है वो कम रहेगी। सपोज ये नाक रही, अब ये हमारे पास आंख रही जनाब, इसकी पहले यहां था, यहां था, हमने बढ़ाया, मजीद पावर यहां आ गई, यहां आ गई, हमने और बढ़ाया, आंख यहां आ गई, यहां आ गई। अब क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता नियर रिस्पॉन्स, पूरा का पूरा नियर रिस्पॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एकोमोडेशन जो है वो तो बढ़ नहीं रही, कन्वर्जेंस बढ़ी जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ ईज़ोट्रोपिया इज accommodative esotropia because of deficiency in accommodation। ये 2 टाइप का होता है, इसे कहते हैं, एक होता है फुल्ली accommodative, एक होता है पार्शल। मतलब फुल्ली पार्शल का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो है, फुल्ली मतलब ये कि पूरा का पूरा कहना चाहिए कि एकोमोडेशन जो है ना वो थोड़ा बहुत, सॉरी फुल्ली मतलब ये होता है कि आपका फुल एकोमोडेशन जो है वो मदद कर रहा है, एकोमोडेशन हो रही है, मगर पार्शल में क्या होता है कि एक हद तक तो मीडियल रेक्टस आ जाते हैं, उसके बाद आपको फिर एकोमोडेशन चाहिए होती है बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव एरर। ये ध्यान में रखिएगा कि एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया अगेन नीड्स 2 टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, वन इज फुल्ली एकोमोडेटिव, वन इज पार्शली। फुल्ली मतलब जितना इज़ोट्रोपिया आपको मिल रहा है, ये पूरा का पूरा टोटल इज़ोट्रोपिया यही है। पार्शल मतलब क्या होता है, पार्शल रिकवर्ड, आधा हो गया, अभी आधा पौना रहता है, तो आपको उसके रिफ्रैक्टिव एरर को निकालना होगा, उसके चश्मे का नंबर निकाल के पेशेंट को देना होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ
accommodative esotropia is to find out refractive error that is a hypermetropia, और फिर पेशेंट को हम चश्मे का नंबर देते हैं, उससे वो रिकवर अगर कंप्लीट हो गया तो दैट वाज फुल्ली अकोमोडेटिव, अगर पूरा नहीं हुआ फिर भी रह गया तो पार्शियल अकोमोडेटिव। ठीक, तो दैट वाज अबाउट कि खास इसोट्रोपिया क्या होता है। अब हमारे पास स्क्विंट की सर्जरी, स्क्विंट की सर्जरी में हम कौन से मसल को क्या करेंगे ये ध्यान में रखिए। ये हमारे पास जनाब आई है, ठीक, अब ये आई अगर अंदर चली जाती है तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास क्या हो गई, ईजोट्रोपिया। अगर आंख अंदर गई है तो मीडियल रेक्टस मसल जो है वो खींच रहा है, वो ओवर एक्टिव है, ठीक है, और लैटरल रेक्टस को क्या होना है, रिलैक्स होना है। ये बस में आ गई कि अगर ईजोट्रोपिया है, आंख अंदर जा रही है तो मीडियल रेक्टस खींच के रखा हुआ है और लैटरल रेक्टस ढीला पड़ा हुआ है। सर्जरी क्या करेंगे, हमने जो ढीला मसल है उसे रिलैक्स करना है, और जो मसल टाइट हुआ है, मतलब जो मीडियल रेक्टस है, सपोज जो मीडियल रेक्टस मसल है दैट इज टाइट मसल, उसको हमने रिलैक्स करना है, और जो मसल हमारे पास ऑलरेडी रिलैक्स्ड फॉर्म में था उसको हमने जनाब टाइट करना है। सही, अब इनका सर्जरीज का नाम क्या है, रिलैक्स करने वाली सर्जरी का नाम होता है रिसेशन, और टाइट करने वाली सर्जरी का नाम होता है रिसेक्शन। तो बेटा अगर आंख अंदर की तरफ गई हुई है इसका मतलब है मीडियल रेक्टस टाइट है, आपने रिलैक्स करना है, उसका नाम है रिसेक्शन, और लैटरल रेक्टस को टाइट करना है क्योंकि वो ढीला हुआ बेचारा, तो रिसेक्शन। याद करने का तरीका क्या है, रिसेक्शन में सी आता है, रिसेक्शन इसका मतलब होता है कट करना। इसका मतलब ये है कि हमने एक मसल, अगर यहां से मुझे इस चीज को खींच के लाना है, मैं दोबारा साफ करके बना रहा हूं, ये आंख रही, ये मेरे पास जना मसल है, सॉरी आई बॉल आ गई, लेटरल रेक्टस का यहां से समझो, वैसे तो यहां पे अटैच होता है, मैं सब समझाना चाह रहा हूं, चलो भाई आसानी कर लेता हूं। यहां पे अटैचमेंट है, सपोज ये यहां से यहां तक है, ठीक है। अगर तो कोई भी रस्सी जितनी लंबी होगी आपको उतनी पावर चाहिए होगी, हम क्या करेंगे, इस मसल को यहां से काट देंगे, ठीक है, और इसको यहां काट के फिर अटैच कर देंगे यहां पे। अब जनाब क्या होगा, हल्का सा भी पुल होगा तो आंख फट करके बाहर आ जाएगी। तो जो फोर्स, जो वेक्टर, जो फोर्स इसको इतने लंबे के लिए चाहिए थी उससे आधी फोर्स चाहिए होगी अगर हम मसल की लेंथ कम कर दें। और ये लेंथ कैसे करेंगे, कट करके, और कट करने को क्या कहते हैं, रिसेक्शन, और इसका अपोजिट जो होगा वो रिसेशन होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट तकरीबन स्क्विंट, कि हमारे पास कौन कौन से स्क्विंट हैं, कितने टाइप के होते हैं, मसल्स कौन कौन से हैं, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट क्या होता है, योक मसल क्या होता है, हेरिंग्स लॉ, शेरिंगटन लॉ क्या होते हैं, और एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया क्या होता है। तो अगर ये लेक्चर समझ में ना आए तो आज रात देख लीजिएगा, मुझे बताएं, फिर इसको और सिंप्लीफाई करके या और कुछ सवाल हो तो कल इंशाल्लाह अपलोड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।